नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? अच्छे हो? हम ये उम्मीद करते हैं आप अच्छे हैं। तो आज की वीडियो हमारी होगी मानव का पाचन तंत्र। पहली वीडियो थी, उसका कुछ भाग हम लोग पढ़े थे। मुख गुहा में क्या क्या हुआ, दांत पढ़े थे, जीभ के बारे में पढ़े थे, और सैलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा बात हुई थी। तो आज का वीडियो हमारा उसके आगे होगा। मानव में लार ग्रंथियां क्या, मानव मानव का पाचन तंत्र, ये हम पढ़ रहे थे। इसमें पढ़ना है आज लार ग्रंथियां। क्या? लार ग्रंथियां। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। एक कर्णपूर ग्रंथि। कितने ग्रंथ पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी ग्रंथ, ये जोड़े में पाई जाती हैं। 3 जोड़ी ग्रंथ। पहली है कर्णपूर ग्रंथ। कर्णपूर ग्रंथ, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरोटिड। PAROTI, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी लार ग्रंथ पाई जाती है अधोहन। क्या? अधोहन। अधोहन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तीसरी लार ग्रंथ जो पाई जाती है वो ये है अधोजिह्वा। अधोजिह्वा, अधोजिह्वा ग्रंथ। अंग्रेजी में इसका नाम है, इसको कहते हैं सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। ये 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथ ये कर्णपूर ग्रंथ सबसे बड़ी लार ग्रंथ है। सबसे बड़ी लार ग्रंथ कौन सा है? कर्णपूर ग्रंथ, जिसको कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स या पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स। दूसरे नंबर की ग्रंथ जो होती है अधोजिह्वा, ये दूसरे नंबर की है। क्या है? दूसरे नंबर की, दूसरी सबसे बड़ी लार ग्रंथ। तो सबसे बड़ी कर्णपूर ग्रंथि है, पैरोटिड ग्लैंड है, और दूसरे नंबर अधोजिह्वा है, और तीसरे नंबर को बताने की जरूरत ही नहीं है, अधोहन हो गई। ये तीसरे नंबर की ग्रंथ होती है। अब इसको थोड़ा सा फिगर से हम देखते हैं कि ये कहाँ स्थित होती हैं, ये ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं। तो देखिए इस तरह से फिगर बना लेते हैं।
इस तरह से हमारा एक फिगर हो गया। और तीसरी लार ग्रंथ यहां ये स्थित होती है। ये ग्रंथ होते कर्णपुर, कर्णपुर। ये ग्रंथि है अधोहन, अधोहन। और ये बीच वाली ग्रंथ जो ये दिख रही है, ये ग्रंथ, ये तो ये हो गई। ये ग्रंथ जो इधर भी रहती है इधर भी रहती है, इस ग्रंथ को कहते हैं अधो जीवा, अधो जीवा। ये 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथ कान जो हमारा होता है, एक कान इधर है एक कान इधर, इन दोनों कानों के ठीक नीचे ऊपरी जो जबड़ा है उसके पश्च भाग पास ये ग्रंथ पाई जाती है। ऊपरी जबड़ा जहां खत्म होता है यहां पर ये ग्रंथ होती है कान के नीचे, और इस साइड में भी इस जबड़े ठीक यहां पर कान के ठीक नीचे ये ग्रंथ पाई जाती है और सबसे बड़ी लार ग्रंथ होती है। इसकी खासियत ये है कि पाचक एंजाइम लार के साथ साथ पाचक एंजाइम भी स्रावित करती है। वो पाचक ग्रंथ लार क्या है, पाचक एंजाइम क्या है, टाइलिन, लाइसोजाइम और टाइलिन का ये स्राव करती है। तो कर्णपुर ग्रंथ, कर्णपुर ग्रंथ क्या स्रावित करती है, टाइलिन, टाइलिन। और क्या स्रावित करती है, लाइसोजाइम। इन एंजाइमों को स्रावित करती है। अब देखते हैं कि आखिर इनका काम क्या है, टाइलिन का काम क्या है। टाइलिन का मुख्य काम है, टाइलिन का काम या कार्य, टाइलिन एंजाइम, एंजाइम भोजन में या कार्बोहाइड्रेट कह लेते हैं या स्टार्च, एंजाइम स्टार्च, स्टार्च को क्या करती है, टाइलिन ये क्या करती है, शर्करा बदल देती है। किसमें, शर्करा, शर्करा में बदल देती है, बदल देती है, जिसके कारण भोजन में उपस्थित स्टार्च या मंड 7 से 10% मुख गुहा में ही पच जाती है, कन्वर्ट हो जाते किसमें, शर्करा या ग्लूकोज में या माल्टोज में कह लेते हैं, ये बदल जाती है। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि मुख गुहा में किस चीज का पाचन होता है। तो आपको बता दें कि जो हम भोजन करते हैं या हम लोग जो भी भोजन करते हैं उस भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों में से सिर्फ 3 चीजों का पाचन होता है, सिर्फ 3 चीजों का पाचन होता है। शेष चीजें हमारे अंदर ऐसे एब्जॉर्ब कर ली जाते हैं। ठीक, अब वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं जिनका पाचन होता है। पहला नंबर है कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन होता है। दूसरा नंबर अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। पाचन, पाचन किसका किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और किसका होता है, प्रोटीन का,
प्रोटीन का, तीसरा किसका होता है, वसा का। हमारा पोषक तत्व कौन कौन से हैं, इसके बाद दो विटामिन है, जल है, खनिज लवण है। विटामिन और जल खनिज लवणों का इनका पाचन नहीं होता। ठीक उसी तरह से जैसे एक पाइप हो या एक कोई है, इसमें खिड़की बनी हुई है या रास्ता है, इस रास्ते से जाना, हमको उस पार जाना है, या पाइप है, इस तरह से पाइप है, कोई सामान है इसमें से डालें और इधर निकल आए। जब इसके एरिया से छोटा सामान होगा, कंकड़ होगा, छोटा छोटा कंकड़ हम इधर डालते हैं, इस तरह से कंकड़ डालते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ सब इधर निकल आते हैं। लेकिन अगर हम इतना बड़ा कंकड़ इसमें डालना चाहें, क्या हो जाएगा, नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के अणु या कण जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, वो पचने के बगैर टूटे ये अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, आमाशय से या आंत से लीवर तक नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी साइज, इनके अणुओं की साइज बड़ी बड़ी होती है। इसलिए इनको एंजाइमों द्वारा तोड़ा जाता है पाचन सिस्टम में। प्रोटीन के भी, इसके भी अणु बड़े बड़े होते हैं, जो हमारा पाचन तंत्र है यहाँ से निकल करके यकृत तक नहीं जा पाता, लीवर तक कोई पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि वो बड़ा बड़ा होता है, वो फंस जाता है। लेकिन यही देखते हैं विटामिन और जल खनिज लवण, इनके अणु छोटे छोटे होते हैं, बगैर ये टूटे, बगैर इनमें किसी एंजाइम क्रिया हुए ये पाचन तंत्र से निकल करके कहाँ तक चले जाते हैं, यकृत तक आराम से चले जाते हैं, जिसके कारण प्रोटीन नहीं, विटामिन पांचवा है जल व खनिज लवण। आप एकदम ही कंफर्म हो लीजिए, इन दोनों का, विटामिन और जल खनिज लवण का, इनका पाचन नहीं होता, पाचन नहीं होता, पाचन नहीं होता, बल्कि ये सीधे अब्जॉर्ब कर लिए जाते शरीर द्वारा। पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। हमारी जो ये लार ग्रंथि है, कर्णपुर ग्रंथि है, ये ऐसे एंजाइम को निकालता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो प्रश्न बनता है पाचन कहाँ शुरू होता है, तो मुख गुहा शुरू होता है। किसका पाचन होता है, स्टार्च या मंड का पाचन होता है। कितना पाचन होता है, 7 से 10% पच जाता है। अब भोजन कैसे लार यहाँ आती है, इसको आप थोड़ा से समझ लीजिए कि लार ग्रंथ से लार कैसे मुख गुहा तक आती है, किस नलिका द्वारा आती है, ये भी आप कंफर्म हो लें, क्योंकि एक एक नंबर में ये प्रश्न पूछ देता है। अभी हमने बताया था एक लार ग्रंथ ये है, ये कौन से, कर्णपुर है, कर्णपुर ग्रंथि है। दूसरे ग्रंथ यहां थे, ये है अधोहनु, और तीसरी लार ग्रंथ यहां होती है, ये है अधो जिह्वा। अब इसमें देख रहे हैं नलिका है, इसमें भी एक नलिका है, ये नलिका दिख रही है, ये नलिका दिख रही है, ये मुख गुहा की नलिका होती है, मुख गुहा की नलिका है। इस नलिका द्वारा इसका स्राव यहाँ आता है, इसका स्राव यहाँ आता है। इस नलिका को क्या कहते हैं, इसको स्टेंशन, स्टेंशन नलिका, इस नलिका क्या कहते हैं, स्टेंशन नलिका। अगर ये पूछ दे कि कर्णपुर ग्रंथ या
से स्रावित होने वाला लार या एंजाइम किस नलिका द्वारा मुख गुहा तक आता है या मुख गुहा में आता है? तो क्या कहेंगे? स्टेंशन। स्टेंशन नलिका द्वारा यहाँ बना लार या टाइलिन मुख गुहा में आता है। अब ये नलिका भी देख रहे हैं, ये भी ग्रंथ एक नलिका द्वारा मुख गुहा में खुलती है। ये नलिका क्या है? इस नलिका का नाम क्या है? ये है वात, आधा वार्टन्स। क्या है? वार्टन्स नलिका। क्या है? नलिका। इस नलिका द्वारा इसमें तैयार लार मुख गुहा तक आती है। ये हमारे क्या है? ये मुख गुहा है। ये मुख गुहा हमारी है। क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा बक्कल कहते। वार्टन्स नलिका द्वारा अधोहन नलिका में बना लार मुख गुहा में आता है। स्टेंशन नलिका द्वारा कहाँ का लार आता है? एंजाइम आता है कर्णपूर ग्रंथि का। अब अधोजिह्वा, जीभ के हमारे पिछले भाग के ठीक नीचे ये ग्रंथ स्थित होती है, जिसको कहते हैं अधोजिह्वा लार ग्रंथ। यहाँ जो एंजाइम बनता है, जो लार बनता है, वो कैसे आता है? ये आता है बर्थोलिन। यहाँ अधोजिह्वा, अधोजिह्वा में कई पतली नलिका होती हैं। क्या होते हैं? पतली कई ठो नलिका होती हैं, जिनके माध्यम से यहाँ का लार मुख गुहा में आ जाता है। इन्हें नलिका होती है। नलिका होती है। इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? बर्थोलिन। क्या कहते हैं? बर्थोलिन। बर्थोलिन नलिका क्या कहते हैं? बर्थोलिन नलिका कहते हैं। इन नलिका द्वारा ये कई पतली होती है, इसीलिए हमारे जीभ के ठीक नीचे हमेशा गीला हुआ रहता है। और ये नलिका कहाँ खुलती है? वार्सन नलिका। ये हमारे जो एक कृंतक दांत है, निचले जबड़े कृंतक दांत है, ठीक इसी के पास आकर के ये नलिका कहाँ खुलती है? यहाँ से ये यहाँ पर आकर एकदम दांत जो हमारा कृंतक दांत है, कृंतक दांत के पास ये आकर के खुलती है, जहां पर हमारे जीभ का अगला भाग स्थित होता है। इसीलिए हमारे जीभ का अगला भाग, ये आप करके देखो, आप जीभ का अगला भाग दांत के पास जहां रहता है, वो भाग हमेशा गीला हुआ रहता है। क्यों गीला हुआ रहता है? कि यही वार्सन नलिका यहाँ से लार ले आकर के यहाँ खुलती है, वहां निकलती रहती लार। जिसे पाइप धसी हो, पाइप टूट जाए और पानी वहां से निकलता रहे, ठीक उसी तरह से ये नलिका यहाँ पानी छोड़ती रहती है, निकलता रहता लार, जिसके कारण हमारी जीभ गीली बनी रहती है। इसको आप खुद देखो। और ये नलिका बर्थोलिन नलिका कहाँ होती है? अधोजिह्वा जो होती है, इसमें बहुत छोटी छोटी पतली नलिकाएं होती है, और जीभ के पिछले भाग नीचे की तरफ यहाँ पर ये खुलती है, जहां हमेशा गीला बना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ उपस्थित इसमें जो टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन क्या करता है? स्टार्च या मंड को किस में बदल देता है? शर्करा बदल देता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। भोजन इसके बाद मुख गुहा से खूब चबाने के बाद, उसको खूब जब चबा लेते हैं तो क्या बन जाता है? अब वो भोजन नहीं रहता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो उसको कहते हैं बोलस। उस भोजन को क्या कहते हैं? जो मुख गुहा में चबाने के बाद भोजन जो अवस्था बन जाती है, उस अवस्था क्या कहते हैं? बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। बोलस अब हम निगलते हैं। खाना खाते समय हम लोग देखते ना, पूछने के बाद, चबाने के बाद भोजन को
हम निगलते हैं, निगलते हैं तो ऐसे ऐसे जोर लगाते हैं, जोर लगाते तो लगता है कि कोई चीज यहां से नीचे चला गया, जो यहां से नीचे चला जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं कैसे होता है। इसके बारे में देख रहे हैं कि भोजन निगलते हैं तो भोजन जाता कहाँ है। इस संरचना को हम कैसे देखते हैं। ये नलिका है, इस नलिका से ये हमारा क्या है, ये नलिका है, यहां से ले लेते हैं, ये नलिका है, ये नलिका है, यहां से एक नलिका ऐसे निकल आती है, एक नलिका ऐसे निकल आती है और एक लंबी संरचना होती है, फिर ये संरचना होती है। यहां तक देखते हैं। ये क्या था, ये था ग्रसनी। क्या था, ग्रसनी। अब ग्रसनी के बाद यहां भोजन जब आता है तो यहां वो भोजन हम देखते हैं कि ये 3 संरचनाएं हमको दिखाई दे रही हैं। ये क्या है, ये है ग्रास नली। क्या है, ग्रास नली। और ये क्या है, आमाशय। क्या है, आमाशय, आमाशय है। ग्रास नली क्या कहते हैं, ओइसोफेगस, अंग्रेजी में इसको ओइसोफेगस कहते हैं। आमाशय क्या कहते हैं, स्टोमक, स्टोमक है। भोजन यहां से कैसे अब नीचे आता है, इसको देखना है। सबसे पहले देखते हैं ग्रास, ये भाग देख लेते हैं, फिर ग्रास नली के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे 3 संरचनाएं दिख रही हैं। एक संरचना ऐसी है कि भोजन इधर से आता है तो इसमें सो करके सीधे इधर चला आता है। एक संरचना इधर दिख रही है, ये हमारी क्या है, श्वास नली है। क्या है, श्वास नली है। श्वास नली कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है फेफड़े में। इधर आकर 2 भाग बढ़ती है, दोनों फेफड़े में चली जाती है। लेकिन यहाँ एक साथ देखते हैं कि ये पाइप 2 छिद्रों में बढ़ गई है। 2 छिद्रों, इसको क्या कहते हैं, पहले वाले छिद्र को, इस छिद्र को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। 3 संरचना है। इसको कहते हैं निगल द्वार। क्या कहते हैं, निगल द्वार, जहां से भोजन हम अंदर कर लेते हैं। ये जो आप फेफड़े में आ रही जो नलिका, इसको क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं घाटी ढापन। घाटी ढापन क्या कहते हैं, घाटी ढापन, इस चीज को। और ये क्या है, ये है ग्लूटिस। क्या है, ग्लूटिस। ग्लूटिस माने श्वास नली का जो छिद्र है, श्वास नली का जो छिद्र है, ये है ग्लूटिस। और घाटी ढापन को कहते हैं ईपीग्लूटिस। क्या कहते हैं, ईपीग्लूटिस, ईपीग्लूटिस। ठीक, ये ग्लूटिस हो गया। क्या कहते हैं, ग्लूटिस, ग्लूटिस कहते हैं। निगल द्वार हो गया, घाटी ढापन हो गया, ग्लूटिस हो गया। इस घाटी ढापन का काम क्या है, जब भोजन चबाने के बाद यहां से इधर खिसकाते हैं, ऐसे करते हैं तो भोजन इधर आता है। तो घाटी ढापन, ये ध्यान यहाँ ईपीग्लूटिस देखता रहता है कि जो आ रहा है इसको किधर भेजना है, श्वास नली में भेजना है कि ग्रास नली में भेजना है।
हवा है या भोजन है। अब ये एपिग्लोटिस देखता है घाटी ढापर, अगर भोजन रहता है तो क्या करता है, ये इतना चालाक होता है कि तुरंत श्वास नली के रास्ते को बंद कर लेता है। श्वास नली का रास्ता जब बंद हो जाता है ठीक इस तरह से, तो भोजन किस में चलाता है, ग्रास नली में भोजन चलाता है। और ये देखता है कि तो भोजन नहीं है, ये है क्या, हवा आ रहा है। जब हवा आ रहा है ये जल्दी से क्या करता है, इसको बंद कर लेता है। जब इसको बंद कर लेता है तो हवा कहाँ चलाता है, इससे चलाता है, इधर चला जाता है, दोनों फेफड़े में चला जाता है। ये है घाटी ढापर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये संचालित किससे होता है, मस्तिष्क। मस्तिष्क इसको आदेश देता है, करीब भोजन जा रहा है, ये तुरंत श्वास नली को बंद कर लेता है, भोजन ग्रास नली में चलाया। और जब मस्तिष्क आता नहीं 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 ये तो हवा है, भोजन नहीं है, तुम जल्दी से किसको बंद करो, ग्रास नली बंद कर लो। ये तुरंत क्या करता है, एपिग्लोटिस ग्रास नली बंद कर लेता है, हवा इसमें चलाता है। अब भोजन यहाँ चलाया, भोजन इस तरह से आप समझो कि कभी कभी ये पूछते हैं अगर भोजन को यहाँ से इस तरह छोड़ दिया जाए, क्या ये सीधे आके यहाँ गिर जाएगा, भोजन यहाँ सीधा गिरेगा, इसमें गिरेगा सीधे भोजन, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो ग्रास नली है ये इस तरह से कोई पाइप नहीं कि इसमें भोजन बस इधर से छोड़े इधर फट से गिर जाए, ऐसा नहीं होता। भोजन इसमें रुक करके आता है, इसमें भोजन ससक करके आता है। कैसे ससक कर, जैसे ये है, अब इसमें हम इसको ससकाते, इस तरह से अगर इसको ससकाए हैं, अगर ऐसे किए तो भोजन सन्न से गिर गया, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऐसे आता है, ये धीरे 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 भोजन आगे बढ़ता है। क्यों आगे बढ़ता है, यहाँ तो कोई ढकेलने वाला है नहीं, न तो खींचने वाला है, भोजन आगे कैसे बढ़ता है, भोजन जो आगे बढ़ता है उस क्रिया को कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या कहते हैं, भोजन को आगे बढ़ाने की क्रिया कैसे होती है, क्रमाकुंचन गति के कारण। क्रमाकुंचन गति क्या है, क्रमाकुंचन गति ऊपर से, ये नलिका है, इसमें इस तरह से ऊपर से नीचे एक तरफ एक लहर उठती रहती है, जिसके कारण पूरा ये ग्रास नली में पूरा इस ऊपर से नीचे की तरफ लहर ऐसे चलती रहती है। जैसे तालाब में पानी हो, उसमें हम अद्धा फेंक दें, कोई एक अद्धा उठा फेंक दे तो वहां से एक लहर ऐसे ऐसे उठती है। ये क्या होता है, एक लहर उठती है और वो लहर बीच से किनारे की तरफ चली जाती है। ठीक उसी तरह से इसमें एक लहर उठती है ऊपर से नीचे की तरफ, और वो लहर यहां से शुरू होकर के कहां तक जाते, एनस तक, गुदा द्वार तक। ये लहर के माध्यम से ही भोजन आगे हमारे पाचन तंत्र में बढ़ता रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति। ये प्रश्न आ सकता है, भोजन किस गति के कारण ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है, तो आप सीधे से बताओगे कि क्रमाकुंचन गति इन पेशियों में होती है, ऊपर से नीचे की तरफ ये गति इस तरह से होती रहती है, जिसके कारण भोजन ऊपर से नीचे की तरफ जाता रहता है। ठीक, और हम देखते हैं कि ग्रास नली में एक चीज जान लीजिए बच्चों, ग्रास नली में कोई भी पाचक ग्रंथ नहीं होती है, जिसके कारण यहां से लेकर के यहां तक पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता। फिर यहाँ क्या पाया जाता है, तो आप जान लीजिए श्लेष्म ग्रंथ, म्यूकस ग्लैंड। श्लेष्म अंग्रेजी क्या होती है, म्यूकस होती है। तो म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, उन म्यूकस ग्लैंड से क्या निकलता है, एक चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस एकदम चिपचिपा होता है, जैसे गुड़हल पत्ती या एलोवेरा हाथ में लगा लीजिए, चिकना होता ना, ठीक उसी तरह से ये म्यूकस होता है, एकदम चिकना होता है।
भोजन को चिकना बना देता है और इस ग्रास नली की दीवार को, इसोफेगस की वाल जो होती है उसको एकदम चिकना किए रहता है ताकि भोजन इसमें कहीं फंसे ना। क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन धीरे 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 कहाँ चलाए, आमाशय में आ जाए। अब भोजन इस कारण कहाँ चलाता है, आमाशय में। आमाशय में भोजन जब आ जाता है तो यहाँ एक वाल होता है, संकोचक होता है, वो नियंत्रित करता है कि इस आमाशय में ग्रास नली से भोजन धीरे धीरे इसमें आए, न कि धड़ाम से इसे गिरे, वो आमाशय ही डिस्टर्ब हो जाए, फट जाए और समस्या पैदा हो जाए। इस कारण ये संकोचक जो होता है ये भोजन की गति को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं कि आमाशय के बारे में, आमाशय में होता क्या है। ये हमारा आमाशय है। आमाशय को, ये आमाशय है। आमाशय 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया गया है। ये 3 भाग है, ये 3 भाग बटा हुआ है। 3 भाग हो गए। इस भाग को जिसको आमाशय है, ये तो आमाशय पूरी थैली, ये पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय हमारा पाचन तंत्र, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर। आमाशय की लंबाई कितनी होती है? आमाशय स्टमक इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर। आकार कैसा होता है? जे के आकार का। जे ऐसे होता है ना, जे के आकार के होता है। अब इसके 3 भाग हैं। ये भाग कार्डियक भाग है। क्या कहते हैं? कार्डियक। ये भाग क्या है? ये भाग है फंडिस या इसी को फंडस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडस। और सबसे निचला भाग जो होता है, ये भाग होता है पाइलोरिक। क्या है? पाइलोरिक। ये ई है, पाइलोरिक। कार्डियक भाग फंडिस है या फंडस है, और ये क्या है? पाइलोरिक भाग। अब थोड़ा सा देखते हैं। हमने यहाँ बताया कि एक वाल होता है, एक संकोचक होता है। ये संकोचक को क्या कहते हैं? ये जो संकोचक होता है, ये इस तरह से वाल होता है यहाँ। इस संकोचक को कहते हैं कार्डियक संकोचक। क्या कहते हैं? कार्डियक संकोचक। ठीक। ये भोजन की गति को नियंत्रित करता है। और इसका सबसे बड़ा काम ये है, जब हम खा पी करके लेटते हैं, अगर ये संकोचक ना हो, खा पी करके अगर हम लेटते हैं, हमारा पेट से सारा भोजन निकल कहाँ चलाएगा? बिस्तर पे, मुंह से सब बाहर चला जाएगा। क्योंकि हम सोते हैं तो अचेत हो जाते हैं, तो ये यहाँ का सारा भोजन निकल के यहाँ चलाएगा। लेकिन ऐसा ये नहीं होने देता। इधर से भोजन किधर आने देता है, लेकिन इधर से उधर नहीं जाने देता। ये प्रकृति ने या भगवान ने कितना बढ़िया इसको बनाया है कि ये इधर से उधर कतई नहीं जाने देगा, इधर से इधर आने देता है। और जाता कब है? जब वोमिटिंग होती है, जब इसकी हालत खराब होती है, तभी ये संकोचक गड़बड़ होता है, भोजन हमारा मुंह से बाहर आता है। ठीक। अब देखते हैं कि कार्डियक भाग जो होता है, यहाँ क्या होता है? फंडस भाग क्या है? पाइलोरिक। एक संकोचक जैसे यहाँ पर है, एक उसी तरह से एक संकोचक यहाँ भी होता है। यहाँ भी एक संकोचक होता है। इस संकोचक को कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं? पाइलोरिक संकोचक।
ये पाइलोरिक संकोचक है। ठीक, ये कार्डियक संकोचक हो गया और ये पाइलोरिक संकोचक हो गया। इसका काम ये होता है कि यहां से भोजन इधर नहीं आने देता, यहां तक तो आने देगा, इधर आने देगा, इधर से इधर नहीं जाने देता। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कार्डियक में क्या होता है या पूरा आमाशय में क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आमाशय में क्या, आमाशय में एक चीज आप बच्चों निश्चित हो जाओ, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। किसका पाचन नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट का, या स्टार्च मंड का पाचन नहीं होता। उसका पाचन कहाँ हो चुका था? मुख गुहा में 7 से 10% उसका पाचन हो गया था, लेकिन प्रोटीन वसा वहां नहीं पचा था। अब देखते हैं कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में, पूरे आमाशय में इसका पाचन नहीं होता। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि कार्डियक भाग में एचसीएल क्या निकलता है? एचसीएल आपको पता है बहुत खतरनाक अम्ल होता है। अगर हमारे शरीर पड़ जाए तो हमारे शरीर तुरंत गल जाएगी, लेकिन यहाँ ये पाया जाता है। एचसीएल का काम है क्या? आमाशय में एचसीएल कहाँ बनता है? कार्डियक भाग में। एचसीएल का कार्य क्या? एचसीएल का कार्य, अब इसको देख लेते हैं कि एचसीएल आखिर काम क्या करता है। एचसीएल काम क्या क्या है? एक नंबर का हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। किसको? हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है या मारता है। दूसरा काम क्या है? भोजन को अम्लीय माध्यम, कैसा? अम्लीय माध्यम क्या करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और ये क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। किससे? सड़ने से बचाता है, एचसीएल क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। और क्या करता है? ये काम इसका बहुत और जरूरी है कि यहाँ पर प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिनोजन निकलता है। क्या निकलता है? पेप्सिन नहीं निकलता। प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम तो है, लेकिन यहाँ पर पेप्सिन नहीं निकलता। निकलता क्या है? पेप्सिनोजन। उस पेप्सिनोजन को एचसीएल सक्रिय करता है, क्योंकि पेप्सिनोजन कैसा होता है? सोया रहता है। जैसे घर में कुत्ता सोया है, वो कुछ नहीं कर सकता तब तक जब तक उसको आप जगा न दो। जगाने का काम कौन करता है? पेप्सिनोजन को यही एचसीएल करता है। एचसीएल उसको सक्रिय कर देता है, तो पेप्सिनोजन सक्रिय होकर किस में बदल जाता है? पेप्सिन में। हाँ ठीक, पेप्सिन बदल जाता है। फिर पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ये तो हो गया एचसीएल का काम। और यहाँ क्या निकलता है? यहाँ समझ लें और क्या निकलता है। इनके किनारे किनारे पर श्लेष्म ग्रंथियां, पूरे आमाशय में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथ होती हैं? श्लेष्म ग्रंथ होती हैं। श्लेष्म ग्रंथ या इनको कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। क्या कहते हैं? या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं म्यूकस ग्लैंड या ग्रंथ। म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस निकलता है। इस आमाशय की दीवार पूरा चिकना किए रहता है और एचसीएल के प्रभाव से बचाता भी है। और यहीं पर थोड़ा से ये जो आमाशय की लेयर होती है मोटी, यहाँ पर क्षार का भी स्राव होता है, क्षार भी निकलता रहता है, जो एचसीएल के, आपको पता है केमिस्ट्री में इसको पढ़े होंगे, रसायन विज्ञान में।
आम्ल और क्षार जब एक साथ मिलते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या बना देते हैं? लवण बना देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो ये भी जो क्षार निकलता है ये सीएल प्रभाव को कम कर देता है। अब भोजन कार्डियक भाग से कहाँ बढ़ता है? कहाँ बढ़ता है? फंडस भाग में, यह फंडस में आता है। और एक चीज आप जान लीजिए, इस आमाशय में ही, स्टमक में ही भोजन सबसे अधिक समय तक रहता है। कितना समय तक? ये समय होता है 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा भोजन कहाँ रहता है? आमाशय में। या आमाशय में रहता है, सबसे ज्यादा समय तक यहाँ रहता है। 4 घंटे तक भोजन इसी आमाशय में रहता है, पिसता है पूरा। जैसे यहाँ बताए थे, भोजन तोड़ दिया जाता है दांतों द्वारा, निगलने लायक हो जाता है, तो हो जाता है क्या? बोलस कहलाता है। और आमाशय में भोजन 4 घंटे जब रहता है तो पिसता है पूरा, पकता है, एंजाइम इसको तोड़ता है, तोड़ करके इसके नस को एकदम तोड़ देता है। ये कैसा बन जाता है? लुगदी बन जाता है। भोजन यहाँ से फंडस भाग जब आता है, यहाँ पर यहाँ ये उंगली जैसी संरचना इस तरह से पाई जाती हैं। उंगली जैसी संरचना ये पाई जाती है। इस संरचना को अब हम लिख दे रहे हैं, इसको आप देख लो। इस संरचना को, जो उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, इसको आप देख लिए। उंगली जैसी संरचना जो पाई जाती है, ये अवशोषण की एरिया को थोड़ा से बढ़ा देता है। क्या करता है? इसकी एरिया को बढ़ा देता है और भोजन यहाँ काफी समय तक रुका रह जाता है। अब यहाँ के बाद भोजन फिर आगे बढ़ता है इस वाले एरिया में, जिसको कहते हैं क्या? पाइलोरिक। क्या कहते हैं? ये भाग है पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग है, देख रहे हैं? पाइलोरिक भाग ये आमाशय के एकदम पिछला भाग होता है। यही पाइलोरिक भाग फिर छोटी आंत में बदल जाता है। पाइलोरिक भाग में जब आता है तो भोजन यहाँ काफी एंजाइम उसको तोड़ चुका रहता है और उसका रूप बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ये बदल कर हो जाता है काइम, या इसको कहते हैं लुगदी। क्या कहते हैं? काइम या लुगदी कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि आगे और कहां तक क्या होता है, इसको हम देखते हैं। आगे भोजन जब लुगदी हो जाता है, अब तक भोजन किस माध्यम में था, अब भोजन किस माध्यम में होता है, इसको हम देखते हैं। कि भोजन हमारा इतने आसानी से नहीं पचता, भोजन पचने में काफी समय लग जाता है। तो भोजन आगे कैसे क्या होता है, इसको देखते हैं। ये आमाशय हो गया, थोड़ा सी दिक्कत हो रही है बनाने में, एरिया कम है इसलिए बार बार ये मिटाना पड़ रहा है। इस तरह से संरचना होती है। एक संरचना इस तरह से, ये संरचना इस तरह से, इसको इस तरह से संरचनाएं पाई जाती है। ये संरचना इस तरह से आप देखेंगे ये मिलती है। देखेंगे तो ये आपको इस तरह से एक संरचना दिखाई देगी। और इसी के अंदर यहाँ देख रहे हैं ये आंत यहाँ हो गई, और ये इसके अंदर से इस तरह से छोटी आंत हमारी कैसी होती है, कुंडलित होती है।
छोटी आंत हमारी कैसे होती है? कुंडलित होती है। 7 से 8 मीटर ये छोटी आंत की लंबाई होती है। ये क्या है? ये देख रहे हैं, ये भाग देख लेते हैं। ये क्या है? इस तरह से संरचना होती है, इस तरह से संरचना पाई जाती है। ये क्या है? ये है हमारा अग्न्याशय। इधर भी ये लीवर होता है, ये लीवर है, लीवर है। ये हमारा पित्ताशय है। ये भाग सी आकार की होती है। क्या है? ग्रहणी। क्या है? ग्रहणी। ये क्या है? ये है पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय। ये क्या है? ये है यकृत। क्या है? यकृत। इधर ये क्या है? ये है अग्न्याशय। अग्न्याशय, जिसको पैंक्रियाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। अब इसके देख रहे हैं कि ये छोटी आंत आकर के यहाँ मिल गई। इसके बाद एक छोटी सी संरचना होती है, इसके अंदर एक ही संरचना होती है। अभी क्या है? ये है छोटी आंत, अंदर कुंडलित होती है। ये है क्या? छोटी आंत। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, ये यहीं से शुरू हो जाती है। यहाँ से जहाँ आमाशय खत्म होता है, यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाती है। ये सी की आकार की कर्व होती है, इसे सी की आकार होती है। एक भाग पे ये जुड़ा होता है, दूसरे भाग पे ये जुड़ा होता है। यहाँ देख रहे हैं यकृत है, और ये क्या है? ये अग्न्याशय है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां हैं। प्रश्न बनता है, शरीर के मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि। प्रश्न बनता है क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सा है? तो यकृत। क्या है? यकृत हमारी सबसे बड़ी ग्रंथ है, जिसको क्या कहते हैं? लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। ये सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथ अगर पूछ दे, सबसे बड़ी दूसरे नंबर की कौन सी ग्रंथि है? तो दूसरे नंबर की ग्रंथि, ये पहले नंबर है, दूसरे नंबर सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। ये हमारा शरीर का सबसे दूसरे नंबर बड़ी ग्रंथि है, जिसको क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। ये हमारे दूसरे नंबर सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। तो आप अब तक देखते रहे कि भोजन मुख गुहा से शुरू होता है, आमाशय तक आता है। तो भोजन किस माध्यम में रहता है? अम्लीय माध्यम में। भोजन किस में रहता है? अम्लीय माध्यम में। और अब यहाँ से भोजन जैसे छोटी आंत में प्रवेश करता है, छोटी आंत में जैसे भोजन प्रवेश करता है, तो यहाँ क्या आमाशय में देखे HCl क्या किया? हानिकारक जीवाणुओं को मार दिया। मुख गुहा में क्या हुआ? लाइसोजाइम क्या किया? जो हानिकारक जीवाणु तो उसको मार दिया। अब यहाँ कुछ जीवाणु इतने हरामखोर होते हैं, इतना अमृत पिए रहते हैं, वो तो न तो लाइसोजाइम से मरते हैं और न तो HCl से मरते हैं, वो क्षारीय पदार्थों से मरते हैं। तो जो हानिकारक जीवाणु है, जैसे जो बचे रहते हैं, जैसे इधर प्रवेश करते हैं, तुरंत यकृत से स्रावित होने वाला पित्त कहाँ बनता है? प्रश्न आता है, पित्त कहाँ शरीर में? पित्त कहाँ बनता है? पित्त कहाँ बनता है? तो बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, सीधे कह देते हैं कहाँ बनता है? पित्ताशय में। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। पित्त बनता कहाँ है? पित्त बनता है यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में, लीवर में बनता है।
कहाँ बनता है? लीवर में। पित्ताशय तो उसका स्टोर होने के पात्र है, बर्तन है। पित्ताशय में बनता नहीं है। पित्ताशय में पित्त क्या होता है? स्टोर होता है, संचित रहता है। वहां से धीरे धीरे यहाँ आता है, इस पित्त नली द्वारा यहाँ आता है। पित्ताशय में पित्त नहीं बनता, कहाँ बनता है? यकृत में। ठीक, तो अब हम मिलेंगे कल फिर। इतना आप लोग तैयार करिएगा। शेष जो भी कुछ डाउट हो आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा, उसका समाधान नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। मैं दिखा रहा हूँ।